दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि 2023 में जिन छात्रों को मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम देना है उसमें आपका सोशल साइंस एक अलग ही महत्वपूर्ण अपना विषय रखता है। इसलिए सोशल साइंस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और डाइजेस्टर मैनेजमेंट आता है। यानी 5 विषय मिलाकर के सोशल साइंस का नाम दिया गया। उस 5 विषय में से आज एक विषय यानी हिस्ट्री का चर्चा करेंगे। और इस हिस्ट्री का चर्चा हम लोग ऐसे करेंगे जैसे कोई कहानी पढ़े हों, ठीक है ना। अगर आपको यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के बारे में अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन सेंटर 21 पर जाकर के प्लेलिस्ट में इतिहास का एक सीरीज बना है, वहाँ पे जाकर के इस चैप्टर का वीडियो देख ले, ताकि इसमें जितने भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है आपसे बन पाएगा। वैसे में आज हम कुछ संक्षेप में बता दे रहे हैं जो इसका हम लोग चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का या सोशल साइंस का एक विषय है हिस्ट्री, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी आज हम लोग इतिहास के चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल हमने बताया था कि यह जो यूरोप है ना, यह एक महादेश है। क्या है? महादेश। और इस महादेश में जैसे मान लीजिए पूरे विश्व में 7 महादेश है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 7 महादेश है। उस 7 महादेश में आज हम लोग यूरोप महादेश के बारे में पढ़ेंगे। इस यूरोप महादेश में 50 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 50। एशिया में 48 देश आते हैं। जो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की बात, यह इंडिया है ना हमारे एशिया महादेश में आता है। और हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? यूरोप महादेश। तो यूरोप महादेश में आ जाएगा फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, इटली, जर्मनी, रूस और सारे देश हैं जो यूरोप महादेश में आता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो उम्मीद करते हैं कि यूरोप के बारे में समझ गए होंगे। और राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति, राष्ट्र यानी अपने देश के प्रति, राष्ट्र मतलब होता है देश, अपने देश के प्रति है ना क्या लगाव, प्रेम, प्यार रखना, यही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। अपने देश के प्रति लगाव या प्यार करना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। ठीक है ना। अब आपको समझ में आता नहीं होगा कि काहे ला दिया है। तो दोस्तों पहले जान लीजिए राष्ट्रवाद पढ़ने का कारण क्या है, हम बताते हैं। राष्ट्रवाद पढ़ने का कारण यही है कि जब हमारे देश में कोई सरकार नहीं हुआ करता था, तब हमारी देश जो है राजतंत्र हुआ करता था। बहुत सारे देश हैं जो राजतंत्र कहें तो इसका मतलब होता है, राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। वैसा देश जिसमें राजा का शासन हो उसे राजतंत्र कहते हैं। राजा का कहा हुआ बात का, नियम का पालन किया जाए, राजा के द्वारा जो नियम लगा दिए जाए उसका गांव के लोग या शहर के लोग सारे लोग पालन करें, उसी को क्या कहता है? राजतंत्र। तो पहले है ना देश में राजतंत्र हुआ करता था, तो बहुत ऐसे राजा होते थे जो अपने जनता के प्रति बहुत अत्याचार होते थे, बहुत दुराचारी होते थे, जनता की बात को नहीं सुनते थे। जनता कहता था कि हमको ये काम करना है और राजा कहता था नहीं करने देंगे, जिससे है ना जनता में यानी वहाँ की पब्लिकों में निराश हाथ लगती थी, है ना। तो निराश हाथ क्यों लगी? निराश हाथ इसलिए लगी क्योंकि राजा ने उसके कहे हुए बात को नहीं किया। तो इस तरह से करके है ना सारे लोग सोचा, यानी अपने देश के बारे में सोचा कि हम लोग अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो यह राजा हम लोगों को एक दिन क्या करेगा? मार डालेगा, हम लोग कुछ नहीं देगा, हम लोग तड़प तड़प करके मर जाए। तो जब लोग अपने देश के बारे में सोचने लगे, कब सोचने लगेगा? तो जब राजा दुराचारी हो जाएगा, तब जनता की बात न मानने लगेगा, तब जब लोग अपने देश के बारे में सोचने लगेगा, अपने गांव के बारे में सोचने लगेगा, अपने भाषा, रंग रूप आदि के बारे में सोचने लगेगा, प्रेम प्यार करने लगेगा, तब वह राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद एक हो। मतलब जब लोग एक जगह इकट्ठा होकर के कोई काम को करने लगेगा तो क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद। कोई दिक्कत? अगर सीधी सी बात पूछेगा तो कहिएगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? कि जिसे अपने राष्ट्र के प्रति क्या हो? लगाव हो, प्यार हो, प्रेम हो, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो लोगों के प्रति
यह राजा को हटाना, जो राजा दुराचारी हो जाएगा उसको हटाना क्या एक आदमी की बस की बात है? नहीं। तो लोग आपस में मिलेगा, यानी राष्ट्रवाद की भावना अपने देश के प्रति सोचेगा, तो एक हुआ कि नहीं हुआ? तो जब एक हुआ तो वहीं क्या कहलाया? राष्ट्रवाद। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले राष्ट्रवाद यूरोप में शुरू हुआ था। यूरोप के किस देश में? तो फ्रांस में, है ना। याद रखिएगा कि कहेगा कि विश्व के किस देश में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना आई थी? तो फ्रांस में। कोई दिक्कत? उस समय कौन सा राजा थे? तो लुई 16। तो उसी राष्ट्रवाद के बारे में आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। साथ में ये भी पढ़ेंगे कि नेपोलियन कौन है, नेपोलियन क्या था, इसके बारे में भी जानेंगे। यानी आज जो वीडियो आपको होगा यह आपके, है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको दोबारा गाइड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, या गाइड भी देखेंगे तो बिना आंसर देखे ही ऑप्शन से आप चार्ट मार सकते हैं, उसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ उत्पन्न हुई? सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना दोस्तों कहाँ उत्पन्न हुई? तो फ्रांस में। कहाँ उत्पन्न हुई? फ्रांस। या फ्रांस किस महादेश में आता है? तो यूरोप महादेश में। किस महादेश में आता है? यूरोप महादेश में। और आगे चलते हैं, अगला है फ्रांस किस महादेश में आता है? तो दोस्तों फ्रांस यूरोप महादेश में आता है। ये अफ्रीका महादेश है, यूरोप महादेश है, एशिया महादेश है, उत्तरी अमेरिका। तो फ्रांस जो है किस महादेश में आता है? यूरोप महादेश में आता है। याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रवाद क्या है, चाहे राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, या कह दे कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो जिसे जिन लोगों को अपने देश से प्रति लगाव हो जाए, प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए, है ना, यही ना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन में लिखा हुआ है। लिख रहा है कि जिसमें देश प्रेम की भावना नहीं हो, जिसमें देश प्रेम के प्रति लगाव हो, जिन व्यक्तियों में अपने सरकार के प्रति प्रेम हो, सभी। तो दोस्तों इसमें कौन होगा? तो इसमें होगा जिसमें देश के प्रति क्या हो? लगाव हो। यानी ऑप्शन नंबर बी, जिसमें देश के प्रति लगाव हो वही क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद। कोई दिक्कत? अगला जानते हैं राष्ट्रवाद की भावना कब उत्पन्न होती है? राष्ट्रवाद की भावना यानी राष्ट्रवाद मतलब सभी लोग एक जगह रह करके कब सोचना शुरू करते हैं? तो जब राजा कठोर होगा तब, या राजा दुराचारी होगा तब, या राजा जनता की बात नहीं मानेगा तब, तभी ना उत्पन्न होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन ऑप्शन आंसर होगा। तो पहला लिखा हुआ है कि जब जनता दुराचारी हो जाता है तब, ऑप्शन गलती है। दूसरा देखते हैं, जब राजा अत्याचारी और दुराचारी होता है तब, सही लग रहा है। जब भूकंप आता है गलती है सभी, यानी ऑप्शन नंबर बी, जब राजा अत्याचारी होता है तब लोग, है ना, अपने अंदर देश के प्रति सोच लगाव शुरू कर देता है, जिसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना किस महादेश में उत्पन्न हुआ? तो यूरोप। अगर महादेश कहे तो यूरोप दोस्तों। अगर इसे फ्रांस भी ऑप्शन में रहेगा तो फ्रांस मत मारिएगा क्योंकि गलती हो जाएगा। जब महादेश कहे तो यूरोप मारिएगा। कौन सी मारिएगा? यूरोप। कोई दिक्कत? कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है? जब महादेश कहेगा राष्ट्रवाद की भावना किस महादेश में हुआ, तो महादेश में बोल रहा है। तो जब महादेश कहेगा तो यूरोप, और जब देश कहेगा तो फ्रांस। कोई दिक्कत? अगला है दोस्तों, अगला है फ्रांस के राजा का नाम क्या था? यानी जब, है ना, जब फ्रांस में, है ना, लोगों ने अपने देश के बारे में सोचना शुरू किया, है ना, उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां। याद रखेंगे, लुई 16वां यह क्या था? राजा था। यह लुई 16वां बड़ी डेंजरस आदमी था, बड़ी खतरनाक आदमी था, किसी की बात को नहीं सुनता था, यहाँ तक कि पब्लिक का अच्छे से काम नहीं करता था, इतना डेंजरस था। साथ में इतना दुराचारी था लुई 16वां कि जिसका जमीन, जिसका सब कुछ, उसी कुछ नहीं मिलता था। इसीलिए वहाँ के लोगों में इसके प्रति क्या भावना उत्पन्न हो गया, अपने देश के प्रति सोचना शुरू कर दिया। तो फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। अगला है कि लुई 16वां को फांसी किसने दिया? फांसी जनता ने, मंत्रियों ने, राजा के बेटों ने, सैनिकों ने। तो दोस्तों लुई 16वां को जनता ने यानी फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्या दिया? फांसी दिया। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्या दिया? फांसी दिया। अगला है लुई 16वां को कैसे मारा गया? लुई 16वां को गिलोटिन में चढ़ा करके, बम से, बंदूक से, छत से गिरा कर। हाँ, तो गिलोटिन एक प्रकार फांसी देखने की यंत्र होता है, जो चढ़ा करके वहाँ के फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया? मार दिया। और फ्रांस के क्रांतिकारियों ने जब राजा को मार दिया, जान से मार दिया, तब क्या होता है? तो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने कहा कि यह बात सिर्फ फ्रांस भर में ही नहीं रहेगा,
यूरोप के अन्य देशों में भी बात फैलेगा, क्योंकि यूरोप के अन्य देशों में भी बहुत सारे देश में क्या था, राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। तो यह बात राजा के मरने के बाद, यानी गिलोटिन चढ़ा कर मारने के बाद यह बात फिर अन्य देशों में भी फैला। क्या हुआ? फैला। आगे जानते हैं लुई 16वां को कब मारा गया? लुई 16वां को कब मारा गया? 15 जनवरी 1950, जनवरी 1954, जनवरी 1951, 21 जनवरी 1993। तो दोस्तों लुई 16वां को 21 जनवरी को 1793 ईस्वी को गिलोटिन में चढ़ा करके फ्रांस के क्रांतिकारियों ने मार डाला। कुछ देर के बाद में इनकर रानियों को भी, मतलब रानियों को भी लगले समाप्त। स्वाहा नमः नमः। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा फ्रांस में किया गया बदलाव क्या क्या है। मतलब जब राजा को मार दिया गया, लुई 16वां को फांसी दे दिया गया, तो फ्रांस में क्या क्या बदलाव किया गया। तो जब मार दिया गया तो सबसे पहले वहाँ पे बदलाव किया गया कि जनरल स्टेटस जगह पर नेशनल असेंबली लाया गया, राष्ट्रीय ध्वज लाया गया। उस समय राजवंशीय झंडा होता था तो उसको हटाकर क्या लाया गया? राष्ट्रध्वज। समानती व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। साथ में कहते हैं कि वहाँ पे समान अधिकार दिया गया। इस सारे मतलब राजा के मरने के बाद में अधिकार लाया गया। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में है जनरल स्टेटस की जगह पे नेशनल असेंबली, ये भी लाया गया। समानती व्यवस्था समाप्त कर दिया गया, ये भी लाया गया। दोस्तों समानती व्यवस्था समझते हैं क्या होता है? समानती व्यवस्था वह व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा पूरा इंडिया हुआ ना, इसमें बहुत सारा क्या हुआ, राज्य हुआ ना। तो जैसे मान लो अभी हम बिहार को ले लेते हैं, बिहार में बहुत सारे जिला होता है ना, तो इसमें एक बड़ा किसान हो, क्या हो गया? किसान। अब वह किसान किसी छोटे किसान को कह देगा मेरे ज़मीन पर खेती करा। अब वह छोटा किसान किसी मजदूर को कहेगा काम करने के लिए, कहेगा ना। अब वह कहेगा मजदूर को काम करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए ये बड़ा किसान हो गया, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया ना। तो ये किसान है ना अपना ज़मीन इस किसान को देगा कि तू मेरे इस ज़मीन पर खेती कराओ, इस ज़मीन पर क्या करो? खेती कराओ। अभी किसान क्या करेगा? इसको मजदूर, ये मजदूर है, ये इस पर खेती करेगा ना। अब खेती करेगा तो इसको फ़ायदा होगा, इसको फ़ायदा हुआ? फायदा नहीं हुआ। अब डायरेक्ट फायदा किसको हुआ? इसको। तो यही हुआ समानती व्यवस्था। तो समानती व्यवस्था क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कोई दिक्कत? समान अधिकार दिया गया, बात सही है। राष्ट्र ध्वज लाया गया, फ्रेंच भाषा लाया गया, सभी। यानी जब राजा को मार दिया गया तो जनरल स्टेट की जगह पर नेशनल असेंबली लाया गया। समानती व्यवस्था को समाप्त कर दी गई, ये भी हुआ। समान अधिकार लाया गया, राष्ट्र ध्वज लाया गया, फ्रेंच भाषा को अपनाया गया। यानी यह सब ऑप्शन है, इसीलिए ऑप्शन डी आंसर होगा। क्या होगा? डी। अगला है कि फ्रांस के सैनिक कौन सी राष्ट्रगान गाते थे, उसका नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा, मर्सिले नाम का उनको राष्ट्रगान गा करके वो अपने देश से लड़ाई करने जाते थे सैनिक लोग, ठीक है ना। अगला जानते हैं नेपोलियन क्या था दोस्तों। तो देखिए नेपोलियन सबसे पहले एक समान सैनिक था। यह नेपोलियन की अगर हम बात करें, अगर सही से इस बारे में व्याख्यान करें तो इसका एक इतना मोटा किताब हो जाएगा, इसका एक अलग हिस्ट्री बन जाएगा। तो सीधा अर्थ में जान लेते हैं कि नेपोलियन एक समान सैनिक था। ये अपने लाइफ में कभी हार नहीं माना था, ये लाइफ में कभी अपने हार नहीं माना था। वह एक समान सैनिक था और समान सैनिक होने के नाते है ना 1799 में डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर दिया और 1804 ईस्वी में यह फ्रांस का सम्राट बन गया। और फ्रांस सम्राट बनने के बाद में 1804 ईस्वी में ही नेपोलियन संहिता लागू कर दिया। कौन? नेपोलियन। तो चलिए देखते हैं। तो नेपोलियन क्या था? एक समान सैनिक था। क्या था? समान सैनिक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, समान सैनिक था। नेपोलियन कब डायरेक्टरी शासन समाप्त कर दिया? तो 1799 में। कब समाप्त कर दिया? 1799 में। अगला है नेपोलियन किस देश का सम्राट बना, यानी राजा बना? तो दोस्तों फ्रांस का। अब कहिएगा कि सर लुई 16वां कौन था? तो दोस्तों जान लीजिए, जब लुई 16वां के फ्रांस के क्रांतिकारियों ने मार करके गिलोटिन में चढ़ाकर उसको फांसी दे दिया, उसके बाद में जब फ्रांस एक बार फिर से आज़ाद हो गया तो फिर से एक बार नेपोलियन उस पर अधिकार
कर लिया, यानी फिर से एक बार फ्रांस किसी दूसरे के अधिकार में चला गया। तो जब लुई 16वां मारा गया तब फ्रांस के राजा 1804 में नेपोलियन बना। कौन बना? नेपोलियन। अब सारा काम नेपोलियन के हाथों में चला गया। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? तो दोस्तों नेपोलियन संहिता 1804 में नेपोलियन संहिता भी लागू हुआ और 1804 में फ्रांस के राजा भी बने। कौन? नेपोलियन। अगला है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो दोस्तों 1804 में। कब बना? 1804 में नेपोलियन फ्रांस का क्या बना? राजा बना। दिख रहा है ना आप लोगों को? आगे देखते हैं। नेपोलियन संहिता में क्या क्या दर्शाया गया था, यानी 1804 ईस्वी में जो नेपोलियन संहिता बना उस संहिता में क्या क्या लिखा हुआ था, क्या क्या बात बताया गया था। तो दोस्तों देखते हैं उसमें क्या क्या लिखा था। उसमें लिखा हुआ था यहीं कि नाप तौल एक हो, है ना। नेपोलियन संहिता में जब नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट 1804 में बन गया तो एक नियम कानून बनाया। उस नियम कानून को नेपोलियन संहिता कहते हैं। उस संहिता में लिखा हुआ था कि नाप तौल एक हो। नाप तौल क्या हो? एक हो। समान अधिकार क्या किया? समान अधिकार। विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। विशेषाधिकार क्या कर दिया? यातायात की संचार की सुविधाओं को अच्छा किया। यातायात की सुविधा को, संचार की सुविधा को क्या किया? अच्छा किया। चर्च की संपत्ति को जब्त किया सभी। यानी ये सारा बात नेपोलियन संहिता के में लिखा गया था जो कौन लागू किया? नेपोलियन ने लागू किया। अगला है अब फ्रांस पर लुई 16वां के बाद किसका अधिकार हो गया? तो दोस्तों नेपोलियन के अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? तो दोस्तों जितना हम पढ़ाएं इसके पहले वाले वीडियो में वहां तक इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इससे अगर आपको अब क्वेश्चन कोई मिलता है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारे वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और एक बगल में मिलता है बेल आइकन, उसे दबा देंगे ना तो जब भी हमारा कोई वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आप चट से देख लीजिएगा। 2024 बोर्ड के एग्ज़ाम में, 23 बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक पा लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।